Welcome to Nurse's Doubts. We're so glad you're here to learn with us. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल नर्सेस डाउट में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्लूइड की पहले। तो फ्लूइड टोटल अपने जो प्रोपोर्शन रहता है एडल्ट की बॉडी में कितने परसेंट क्या फ्लूइड रहेगा, वाटर रहेगा। तो बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट में अराउंड 60%, जो 60% है वो रहता है वाटर, क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड। इन्फेंट में टोटल 80%। ठीक है, इन्फेंट जब होता है न्यूबॉर्न बेबी, उसमें वाटर जो लेवल है, फ्लूइड लेवल, वो ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें तो जो होती है अपनी बोन्स, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, और एक फैट टिश्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फैट टिश्यू ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से उनके अंदर जो वाटर लेवल है, फ्लूइड लेवल है, वो ज़्यादा होता है। बाकी बात करते हैं अपने ओल्डर क्लाइंट्स। ओल्डर जो अपने हैं ओल्ड एज में जो फ्लूइड वॉल्यूम रहता है वो 50 to 55% रहता है। तो जो बात करते हैं मोस्टली इन्फेंट और ओल्डर, ठीक है, इनको हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो या डेफिसिट हो, कि इनमें डेफिसिट भी जल्दी होगा और एक्सेस भी जल्दी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल से आपने बताते कि कितना फ्लूइड वॉल्यूम रहता है। अब इसको डिवाइडेशन देखते हैं तो मानिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका वेसल्स है, ठीक है, ये आपकी सेल्स है और ये आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो जो डिवाइडेशन रहता है फ्लूइड का वो समझिएगा कि कैसा रहता है कि फ्लूइड कितना 60% बोला है टोटल बॉडी वेट का, टोटल बॉडी वेट का 60% रहता है फ्लूइड। उसमें से बात करते हैं तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, तो आईसीएफ जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो रहता है अराउंड 70%। किसका, जो टोटल बॉडी वेट जो कह रहा 60% का कितना रहता है, 70%। एक्स्ट्रा सेल्युलर कितना रहेगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर रहेगा हमारे पास टोटल 30%। ठीक है, और 30% कैसे देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्युलर को फर्दर डिवाइड किया गया है हमने, कैसे इसका रहता है। अब सेल्युलर इंट्रासेल्युलर सेल्स के अंदर जो रह रहा है वो 70% है। कौन सा, ये जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है वही कौन सा है अपना, आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है वो रहेगा अपना सेल्स के अलावा, लाइक जो वेसल्स है, इंट्रावास्कुलर, इंटरस्टिशियल, कौन कौन सा अब बात करते हैं। अब जैसे कि बोलते हैं इंट्रावास्कुलर, फर्स्ट इसमें जो रहता है इंट्रावास्कुलर, जो इंट्रावास्कुलर जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा अराउंड 6%। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो अराउंड रहता है 22%। ठीक है, और जो थर्ड डिवाइड करते हैं हम जो फ्लूइड का कंपार्टमेंट वो कहते हैं ट्रांस सेल्युलर। अब ट्रांस सेल्युलर क्या होगा, बात करते हैं जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियम में जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड है, या लिम्फेटिक, जो लिम्फेटिक ट्रेन वो है वो भी इसमें आएगा। और जो आईज में है अपने, लाइक जो आईओपी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, वो भी किस में काउंट होगा, ट्रांस सेल्युलर, और इसका जो प्रोपोर्शन रहता है अपने पास 2%। ठीक है, समझिएगा कैसे रहा। ये कौन सा है, इंट्रा वास्कुलर, ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल और ट्रांस सेल्युलर। ये जो तीनों पार्ट है वो किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर का। तो डिवाइडेशन देख लिया हमने, जो फ्लूइड है बॉडी में, जो वाटर है वो कंटेंट किस कैसे डिवाइडेशन कौन कौन से कंपार्टमेंट में होता है।
अब बात करते हैं अपन कि ये कंपार्टमेंट कैसे रहता है, कि जैसे कि एक कोई भी कंपार्टमेंट ले लो, ये सेल्स का है या वास्कुलर का, इन सब में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स बराबर रहते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, तो ईच कंपार्टमेंट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वो आयंस और व्हाटएवर जो कह सकते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह सब रहता है, जिनका ट्रांसफर रहता है। अपने अलग अलग मैकेनिज्म होता है फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, जो आगे देखेंगे, लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, वो हम देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो बात करते हैं कि फ्लूइड का अपने बॉडी में आ कहाँ से रहा और जा कहाँ से रहा है, ठीक है, तो मतलब जो फ्लूइड इनटेक है और आउटपुट है वो देखते हैं हम कैसे रहेगा। तो पहली बात करते हैं इनटेक का, फ्लूइड इनटेक। डायरेक्टली सोर्स बोले डायरेक्ट ड्रिंक वाटर, ठीक है, कौन सा जो अपन ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक वाटर, ठीक है, वो अराउंड हम लेते हैं 1200 टू 1500 ml, ठीक है। नेक्स्ट जो वाटर मिल रहा है वो किससे मिला, फूड से, खाने के थ्रू कितना मिल रहा है अपने को, 800 टू 1000 ml, इनटेक की बात करें हम। और एक होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। अब वो किसका होगा, लाइक प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, उनका भी ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारी बॉडी को फ्लूइड वॉल्यूम मिलता है। वो कितना मिलता है, अराउंड 300 ml। तो ये हमारा मोटा मोटा इनटेक रहता है। तो इनटेक टोटल जो अपन इनटेक की बात करें ना, 2300 टू 2900 अपना रहता है ml इनटेक। ये कैसा रहता है अपना इनटेक। अब बात करते हैं आउटपुट, कि बॉडी से जो वाटर है या फ्लूइड है वो कैसे बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए बात करते हैं फर्स्ट अपन किडनी। किडनी से कैसे निकलेगा, बाय यूरिन, वो अराउंड निकलता है 1500 ml। ओके, फिर बात करते हैं इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल लॉस, ठीक है, वो कैसे कैसे रहता है, लाइक अपन कह सकते हैं लंग से। लंग्स से अराउंड हमारी बॉडी से जो फ्लूइड निकलता है वो निकलता है अराउंड 400 टू 600 ml, ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्किन से। स्किन से जो लॉस होता है वो अराउंड 600 टू 800 ml लॉस होता है, इनसेंसिबल लॉस। और नेक्स्ट बात करते हैं जीआई की, थ्रू स्टूल, वो अप्रोक्स 100 ml आउटपुट रहता है फ्लूइड का। तो जो टोटल आउटपुट रहेगा वो रहेगा 2600 टू 3000 के आसपास अपना रहता है आउटपुट। तो जो यही इक्विलिब्रियम बन रहा है वही होता है फ्लूइड बैलेंस। क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस। मान सकते हैं होम्योस्टेसिस जो बोलते हैं अपन, की अपनी जो बॉडी है किसी भी चीज़ की अगर डेफिसिट हो रहा है तो कंपनसेट करके उसको फुलफिल करता है, या कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, ओवर हाइड्रेशन मतलब ओवर किसी का एक्सेस हो गया, तब भी अपनी बॉडी उसको मिनिमाइज करती है। एक आपने वर्ड सुना होगा, थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग क्या होता है, देखिएगा, थर्ड स्पेसिंग बहुत जगह सुनने को मिलता है। थर्ड स्पेसिंग, तो थर्ड स्पेसिंग क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ होता है वो बॉडी में मतलब या तो ट्रैप हो जाता है, ईसीएफ ट्रैप हो जाता है, ट्रैप बोल सकते हैं, या कह सकते हैं अपन जो बॉडी की पोटेंशियल कैविटीज या स्पेस है, कैविटीज और स्पेस, उसमें जाके ट्रैप हो रहा है, ठीक है। और ये होता क्यों है, मे बी ड्यू टू इंजरी और सर्जरी है, कोई डिजीज है उसकी वजह से, और डिजीज है उस कंडीशन की वजह से, जो स्पेस है कौन सा, सेल्स के जो ईसीएफ फ्लूइड है वो बॉडी की कैविटीज या एक्स्ट्रा पोटेंशियल स्पेस है उसके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, कह सकते हैं ट्रैप हो जाता है, और वहाँ पे लाइक एडिमा टाइप में शो करता है। और थर्ड स्पेस कहलाता है कि थर्ड स्पेस में पानी भर गया, या फिर ओवर हाइड्रेशन हो गया, या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, वही क्या रहता है अपना थर्ड स्पेसिंग। अब बात करते हैं हम ये तो नॉर्मल सा रह गया, अगर ये चीज़
पढ़ने से पहले नॉर्मल से एक चीज़ आती है, टर्म आती है एडिमा। एडिमा क्या है कि जैसे कि फ्लूइड ओवरलोड होगा, बॉडी में बढ़ेगा, वही थर्ड स्पेसिंग की बात की, ठीक है, तो वो कैसे रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। अब एडिमा होता है क्या, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ठीक है, इन क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्यों, कैसे, किसकी वजह से, ड्यू टू, या तो ऐसा होगा कि ऑनकोटिक प्रेशर, जो ऑनकोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर है, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसमें कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाएगा और कॉज क्या करेगा, एडिमा। अब समझते हैं ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है कि ये जैसे कि सेल है, मतलब एक वेसल समझ लीजिए, ठीक है, इसमें फ्लूइड है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर वो कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है, जो अंदर फ्लूइड है उसको रोके रखता है अपनी तरफ, और जो दूसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या होता है, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम, इसकी वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, इस टोटल जो वेसल्स में या जो फ्लूइड है उसकी वेट, उसके वॉल्यूम की वजह से लगने वाला प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये क्या करता है, फ्लूइड को बाहर ले जाने का कार्य करता है। अगर ये प्रेशर अगर मेंटेन है, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक, तो फ्लूइड वेसल्स में ही रहेगा, ना तो बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। दोनों में से किसी एक में प्रेशर में ऊपर नीचे होता है तो फ्लूइड से वेसल से बाहर निकलता है या वेसल्स के अंदर आता है, और यही सिस्टम काम करता है अपना, जो अपन ड्रग थेरेपी क्या फ्लूइड थेरेपी लगाते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक वाला, वो सारा इसी फंडे पे काम करता है कि हमें सेल से पानी निकालना है बाहर वेसल्स में, या वेसल्स से जो फ्लूइड है वो अपने को सेल्स को देना है, ठीक है। ये रहता है अपना नॉर्मल साइज में कि ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि एडिमा, तो देखा एडिमा में एक होता है, अब इसको पढ़ लेते पूरा है क्या, लोकलाइज्ड एडिमा, एडिमा लोकलाइज्ड एडिमा, मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे कहीं पे एडिमा हो रहा है, ठीक है, एक साइट पे एडिमा हो रहा है, लाइक हाथ पे हो गया किसी जगह पे, ठीक है, या पैर पे किसी जगह हो गया है, पेट में कहीं हो गया है, या फिर किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे एडिमा हो गया है, तो वो क्या होता है, लोकलाइज्ड एडिमा। ये होता किस लिए, किस वजह से होता है, ये होता है लाइक मे बी कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई, या लोकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो गया, उसकी वजह से होने वाला अकर ड्यू टू कैसे होगा, रिजल्ट ऑफ एनी ट्रॉमेटिक इंजरी, और क्या होगा, सर्जरी, और क्या रीजन हो सकता है, लाइक मैंने अभी बताया लोकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, लोकल इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, उसकी वजह से भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लोकलाइज्ड एडिमा, ठीक है। ये अपने देखा लोकलाइज्ड एडिमा। उसके बाद की बात करते हैं हम, सेकंड टाइप आता है जनरलाइज्ड एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा, जिसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज एनासार्का, याद रखिएगा, एनासार्का, जनरलाइज्ड एडिमा को बोलते हैं एनासार्का, जो पूरी बॉडी में जो एडिमा हो रहा है उसी को बोलते हैं हम एनासार्का। अब होता क्यों है और कैसे होता है, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड है या जो वाटर है वो हो जाता है एक्यूमुलेट, ठीक है, क्या होगा, इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टोटली, मतलब जितने भी पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन टिश्यू को जहाँ पे है जितने भी जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, वो क्या होता है, जनरलाइज्ड एडिमा।
अब ये क्या होगा, मतलब पूरी बॉडी में है, और मे बी इसका कॉज और किसका रिजल्ट होगा, अगर पेशेंट की किडनी खराब है, काम नहीं कर रही है, किडनी डिजीज है उसको, ठीक है, मे बी उसका लीवर डैमेज है, ठीक है, लीवर डैमेज हो सका है, लीवर फेलियर हो रखा है, या फिर कार्डियक इशू है, लाइक फेलियर, ऐसा कुछ हार्ट फेलियर है, तो उसकी वजह से हम जनरलाइज एडिमा देखने को मिलता है। ये पढ़ेंगे जो लेफ्ट साइड राइट साइड हार्ट फेलियर में कौन सा पल्मोनरी एडिमा कॉज करता है, कौन सा जनरल एडिमा कॉज करता है, वो सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि इन्फेंट और याद रखिए, इन्फेंट और ओल्डर, जो ओल्ड एज है, उनमें फ्लूइड वॉल्यूम जो रहता है, रिस्क ज़्यादा, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की या डिफिशिएट होने की रिस्क ज़्यादा रहती है, रिस्क ज़्यादा रहती है किसकी, फ्लूइड रिलेटेड डिसऑर्डर, या क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम। पता है क्यों, क्योंकि इनमें ज़्यादा जो 80% रह रहा है इन्फेंट में, ओल्डर में कम रह रहा है, तो इनमें फ्लूइड रिलेटेड डिसऑर्डर होने के या प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आए ना आए पर याद होना चाहिए कि इन्फेंट और ओल्डर में रिस्क ज़्यादा रहती है हमेशा फ्लूइड वॉल्यूम प्रॉब्लम की, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जो कंपार्टमेंट थे, इंट्रावास्कुलर, एक्स्ट्रावास्कुलर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनमें जो फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, तो बात करते हैं हम फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, सिंपल सा है, शॉर्ट टर्म से याद हो जाएगा। पहले देखते हैं जैसे कि ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस से ओ याद करिए, ओ मतलब जीरो, डिफ्यूजन से डी याद करिए, डी, डी का मतलब डाउन, जीरो का मतलब जीरो से एक की ओर, और डाउन मतलब डाउन की ओर, मतलब हायर टू लो, ये हायर है और ये लो टू हायर। जो फ्लूइड या जो वॉल्यूम या जो भी है अपने पास, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसा रहेगा ऑस्मोसिस में, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वो किस में होगा, ऑस्मोसिस में। और डिफ्यूजन में क्या रहेगा, जो डिफ्यूजन डी से याद रखना है, डाउन, मतलब डाउन क्या होगा, हायर से डाउन होगा, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ये दो समझ में आ गए। अब बात करते हैं थर्ड, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो सिंपल सा है कि ये पूरा डिपेंड करता है अपना हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, कि अब फिल्ट्रेशन देखा होगा ना, जैसे चल नहीं रखी है, ऊपर ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है अगर, तो चांद के नीचे आ जाएगा, वही क्या है फिल्ट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, वो क्या रहता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब मैंने बीच में बात करी थी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो आपने देखा ही था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कौन लगा रहा था, टोटल फ्लूइड वेट है उसकी तरह, उसकी वजह से एग्जर्ट होता है, कौन सा होता है, सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। जो सॉल्यूशन है पूरा, उसका जो वेट है, उसमें जो पूरा जो अमाउंट है, उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर कौन सा होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब एक चीज़ होगी कि भाई जो होता है कैपिलरीज होती है, ठीक है, ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज है, इतनी इतनी, ठीक है, ये है आर्टरी, ये है वेनस, ये है कैपिलरी, देखिएगा। और ये जो कैपिलरी एंड है आर्टरी का, और ये जो है वेनस एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इस जो कैपिलरीज जिस यहाँ पे अपने को एक्सचेंज करना है आयंस का या फिर किसी न्यूट्रिएंट का, तो वो कैसे होगा समझिएगा। आर्टरी, जो आर्टरियल एंड है कैपिलरीज के, यहाँ पे जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर
अब आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, सबको बांध के रखता है इंट्रावेस्कुलर में। अब इसको ये सारे न्यूट्रिएंट जो इसमें है, सोडियम पोटेशियम यहाँ पे ग्लूकोज, इसको सबको सेल्स को देना है, टारगेट ऑर्गन को देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है कम, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है ज़्यादा। उसी की वजह से जो इस आर्टरी में जो न्यूट्रिएंट, सॉल्वेंट जो भी कुछ इसमें है वो सारा इस कैपिलरी के थ्रू कहा जाएगा सेल्स की तरफ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऑस्मोटिक प्रेशर घटा हुआ है। ये रहता है आर्टरी एंड पे। और वेनस एंड पे ये रहता है कि इसमें जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें होता है इंक्रीज और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है डिक्रीज। क्योंकि पता है ना, वेनस ड्रेन करता है ना, तो सेल से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या जो भी आ रखा है उसको लेना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें बढ़ा हुआ होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर करता क्या था, कंट्रोल था, तो वो ले रहा था ठीक है। अब बढ़ गया तो ज़्यादा लेगा, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी इसमें से वेनस ड्रेनेज में देना है, वो सारा ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वेनस में, इस वेन्स में आ जाएगा। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको अपोज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो डिक्रीज है पहले से ही। यही फिनोमिना काम करता है कि जब आर्टरियल एंड और वेनस एंड जो कैपिलरीज है वो कैसे न्यूट्रिएंट्स को, आयंस को चेंज करती है, एक्सचेंज करती है, डिलीवर करती है, ठीक है। ये रह गया अपना जो फ्लूइड में से जो एक्सचेंज हो रहा है, जो सेल्स को कैपिलरीज के थ्रू मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है वो देख लिया हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की हेल्प से। अब एक टर्म आती है ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी क्या होता है कि एक जो फ्लूइड या जो है अपने पास सॉल्यूशन, उसके अंदर जो होते हैं ऑस्मोल्स, उसकी पर केजी में कितनी अमाउंट है, ठीक है, जो भी फ्लूइड हो। अब जैसे कि अपन प्लाज्मा का मानते हैं, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, सीरम क्या है, वो हम ब्लड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। प्लाज्मा कैसे बनता है और सीरम कैसे बनता है, कि ब्लड सेल्स निकाल दी उसके अंदर से तो क्या रहा, अगर उसके अंदर से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दी तो क्या रहा, वो हम पढ़ेंगे ब्लड के टॉपिक में। प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैलिटी रहती है, ये आप ध्यान से रखिए, क्योंकि ये फ्लूइड वॉल्यूम जो पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी और ये जो इसका एक्सेसिवनेस है, डेफिशिएट है, वो पता करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए ये काफ़ी काम आता है। तो ऑस्मोलैलिटी नॉर्मल जो प्लाज्मा कितनी होती है, 275 टू 295 मिली ऑस्मोल पर केजी, ये रहती है ऑस्मोलैलिटी। इसको आपको याद करना है, याद रखना है कि ये काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है? प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी। इसी से हम डिपेंड करेंगे कि फ्लूइड है जो आइसोटोनिक है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, और हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, ठीक है। अब ये तो देख लिया आपने। अब इसके बाद पता करता है कि जो फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड है, जो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कैसे जा रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, वो देखने के लिए इसको अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। अब कैसे जाएगा कि आईसीएफ ईसीएफ में कैसे जा रहा है, ईसीएफ आईसीएफ में कैसे आ रहा है, वो देखते हैं। अगर जो दिया है अपने, जो आईवी फ्लूइड्स है, जो भी है, वो आइसोटोनिक है। कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन है ना, जो है गया, जो भी सॉल्यूशन है, इसमें जो न्यूट्रिएंट है और जो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, उसका जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो बराबर सी होती है, ठीक है, तो सेम रहती है, इक्वल रहती है। इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं होता, ना तो फ्लूइड सेल्स में जाता है इंट्रासेलुलर, या सेल से एक्स्ट्रा में आता है, इसमें न्यूट्रल रहती है कंडीशन। ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ। अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। कौन सा? हाइपोटोनिक। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें क्या होगा, जो ये फ्लूइड है, सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। और लो कंसंट्रेशन है, ये सेलुलर, आप समझ लीजिए ये क्या है, ECF, ये ICF है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन है इस फ्लूइड की, क्योंकि ये कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये क्या करेगा,
इसमें होगा वही, याद रखिए लो टू हाई जा रहा है तो क्या रहेगा, ये थ्रू द ऑस्मोसिस इसमें शिफ्टिंग होगी, मूवमेंट होगा लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जो फ्लूइड दिया है उसमें जो है सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन बहुत लो है, ठीक है, तो जो हाइपोटोनिक रहेगा सॉल्यूशन वो लो से हाई की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन रहेगा उसके अंदर जो अपन कह सकते हैं सॉल्वेंट वगैरह उनकी कंसंट्रेशन हाई है। कैसी है? हाई कंसंट्रेशन है, समझेगा। ये वही सेल्स वाला सीन है, ICF और ये ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाला जो। अब इसमें जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन कैसी है? हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये फ्लूइड कैसा है? हाइपोटोनिक, इसकी टोन हाई है, मतलब हाइपरटोनिसिटी है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो वही वाला हाई टू लो में तो जाएगा नहीं, तो डिफ्यूजन वाला याद कीजिए आप, ठीक है। इसमें होगा डिफ्यूजन, क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। और जो लो में है, क्योंकि सेल अब इस फ्लूइड में जो दिया अपन ने, जो से वैस्कुलर में जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन हाई हो रखी है और सेल में कंसंट्रेशन कम है, तो जो इसमें से फ्लूइड की शिफ्टिंग जो है रहेगी अपने फ्लूइड की तरफ। मतलब कौन सा डिफ्यूजन? लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट होगा, ठीक है। अब फिर से देख लो एक बार, सिंपल सा जो अपन समझे है कि मूवमेंट कैसे रहेगा। आइसोटोनिक फ्लूइड है या सॉल्यूशन है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड दिया है और जो बॉडी में सेल प्लाज्मा जो भी फ्लूइड है, जो सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, वहाँ पे सबकी ऑस्मोलैरिटी सेम थी, तो नो एक्सचेंज, ठीक है। सेल वो वास्कुलर में रहेगा और सेल का सेल में रहेगा, ना तो सेल से बाहर आएगा ना सेल्स के अंदर जाएगा, ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। अगर हाइपोटोनिक है, जो दे रहा है उसकी लो कंसंट्रेशन है और सेल में अगर शिफ्ट होगा, कैसे होगा वो? ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर हाइपरटोनिक है तो कंसंट्रेशन उसकी हाई है, सेल में कम है, तो लोअर टू हायर साइड होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। तभी आप देखना होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लाइक मैनिटॉल वगैरह रहते हैं, वो सेलुलर एडिमा को कम करता है। कैसे कम करते हैं? कि इसकी हाइपोटोनिसिटी होती है, जो वॉल्यूम है उसकी, और जो सेल्स में से जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड रहता है वो वास्कुलर में आ जाता है और किडनी की थ्रू फिल्ट्रेशन होते बाहर निकल जाता है। यही रहता है टोनिसिटी इसकी होगी। अब जो फ्लूइड है उसमें दो चेंजेस हो सकते हैं, या तो फ्लूइड बढ़ सकता है बॉडी में, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड, दो चीज़ हो सकती है। अगर वॉल्यूम डेफिसिट होती है, क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। अब ये मे भी कैसे हो सकता है कि इम्प्रॉपर या इनअप्रोप्रिएट या इनटेक जो है वो बहुत कम लिया गया था, इनटेक लो इनटेक थी, उसकी वजह से फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया। उसके बाद अब इसमें डिवाइड करें तो वही वाला अपना आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, कैसा डिहाइड्रेशन रहेगा। तो पहली बात करते हैं हम आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। कौन सा? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या रहेगा कि आइसोटोनिक मालूम पड़ गया आपको, जो सॉल्यूशन है जो रहेगा उसमें जो ऑस्मोलैरिटी है वो सेम रहेगी। मतलब आप कह सकते हो इसको ये नॉर्मल नॉन एज, ये एक तो ये सुनिए, नॉन एज हाइपोवोलेमिया। किसको कहता है हाइपोवोलेमिया? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है, जिसमें वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वो इक्वल में लॉस होंगे, इक्वल लॉस ऑफ बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर एकदम इक्वल में चेंज हो, मतलब लॉस हो रही है, वाटर भी जा रहा है बॉडी से और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं, इक्वल लॉस हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन या फिर हाइपोवोलेमिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप वो है हमारा हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। कौन सा? हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा? जैसे कि वाटर है और क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें वाटर लॉस ज़्यादा रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स इतना लॉस नहीं होगा। जब वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है
तो पीछे जो इलेक्ट्रोलाइट्स बच रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन हाई है, मतलब कैसा हो रहा है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें फ्लूइड जो मूव कैसे होगा, कि जो आईसीएफ जो फ्लूइड आईसीएफ है वो क्या मूव करेगा, आईसीएफ इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो कहाँ जाएगा, प्लाज्मा में, और सेल कैसी हो जाएगी, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या होगा, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें से वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, पीछे इलेक्ट्रोलाइट बचे तो वही वाला सीन है कि इसकी टोन बढ़ गई, हाइपोटोनिक हो गया। और हाइपोटोनिक क्या करता है, डिफ्यूजन वाला सिस्टम है कि सेल के अंदर से सारा वाटर प्लाज्मा में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। किस में दिखेगा ये, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में। समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोटोनिक किसकी बात करेंगे, हाइपर हो गया हमारा, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने हाइपोटोनिक में देखा है वैसे हाइपोटोनिक में देखते हैं कि एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स है और क्या है, वाटर है फ्लूइड में। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा होगा, इंक्रीज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और पीछे बचेगा क्या, वाटर लेवल बचेगा, मतलब वाटर लेवल ज़्यादा होगा, मतलब कैसी हुई कंसंट्रेशन इसकी, लो कंसंट्रेशन रहेगी प्लाज्मा की। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से फ्लूइड कहा जाएगा सेल में। ठीक है, और सेल में क्या करेगा, सेल को स्वेलिंग कर देगा। ठीक है, सेल का साइज बढ़ा देगा। वो क्या कैसे होता है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में होता है। समझ गए आप। अब कॉजेज की बात करते हैं, तो कॉज आपको एक एक चीज़ समझने के लिए सिंपल सी बात है कि पहले तो बात करते हैं डेफिशिएट कैसे होता है। मतलब ये अपनी लाइफ में होता रहता है डेफिशिएट, क्या नॉर्मल सी है कि इनएडिक्वेट वाटर लिया। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, ये रीजन हो सकता है, और फ्लूइड लॉस हो सकता है। फ्लूइड लॉस कैसे हो सकता है, मे बी कौन कौन से तरीके से, स्वेटिंग हो जाती है, पर्सिपिरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइपर वेंटिलेशन से भी, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में क्यों हो जाएगा फ्लूइड, क्योंकि जो हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन के साथ वाटर भी लॉस होता है, वही अपन ने बात की थी, इनसेंसिबल लॉस। ठीक है, अगर किसी को प्रोलॉन्ग फीवर आ रहा है, प्रोलॉन्ग फीवर, तो भी उसमें वाटर लॉस होने के चांस है। अर्ली स्टेज किडनी डिजीज, क्योंकि स्टार्टिंग में जो किडनी डिजीज होती है उसमें होता है पॉलीयूरिक कंडीशन। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में। ठीक है, या पेशेंट को, अपने बंदे को, जो है पर्सन, उसको है डायबिटिक इंसिपिडस, जिसमें यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन या फ्लूइड डेफिशिट होता है। या क्या करा अपन ने, पेशेंट को क्या दिया, एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट करा है, वो भी किससे किया हमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। कैसे किया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो पता ही है आपको, उसकी टोन कम थी। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया है अपने, उसको एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट दिया हाइपोटोनिक, तो उसकी वजह से भी चांस रहता है फ्लूइड डेफिशिट के। या फिर जो पेशेंट है वो क्रॉनिक मालनरिज्ड है, तो उसमें जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट देखने को मिलेगा या फिर कॉज करेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। कैसे एक्सेस रहेगा, या तो उसने इनटेक ज़्यादा हो गया, ठीक है, या उसमें रिटेंशन हो रखा है, या फिर इसको कह सकते हैं अपन ओवर हाइड्रेशन। ठीक है, ओवर हाइड्रेशन, और कह सकते हैं फ्लूइड ओवरलोड। अब टाइप इसमें क्या क्या रहता है फ्लूइड ओवरलोड के, या अपन कह सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के, तो वही वाला सेम फंडा वाला आएगा कि हाइपर वॉल्यूम या आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था वही का भी इसमें रहेगा कि ओवर हाइड्रेशन हुआ, आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन मतलब कि हाइपर वॉल्यूमिया, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंटेंट की जो है कंसंट्रेशन वो सेम है, ऊपर नीचे नहीं है। तो मैं वर्बली बता देता हूँ, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे उसमें पढ़ा कि
आइसोटोनिक वाला ओवर हाइड्रेशन, जिसको हाइपर वॉलेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर वॉलेमिया। इसमें वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो एक्यूमुलेट हुआ है वो बराबर है, इक्वल है, कोई कंसंट्रेशन हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, और इसमें शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड या कुछ भी नहीं होती, कैन कॉज। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? सर्कुलेटरी ओवरलोड, बिकॉज फ्लूइड वेसल्स में ही है ओवरलोड। ठीक है। अब इससे पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, इंटरस्टिशियल एडिमा भी हो सकता है। ये अपने ये देखा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन। फिर बात करते हैं हम हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रखा है जो उसके अंदर वाटर भी है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, लेकिन इसमें वाटर कंटेंट और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें कंटेंट बढ़े हुए हैं। ठीक है। और ये होगा किसकी वजह से? मे बी हायर इनटेक ऑफ सोडियम, और सोडियम जहाँ जाता है पानी वही जाता है उसके पीछे पीछे। तो हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन कब होगा? जब सोडियम इनटेक ज़्यादा है। इसमें ICF ECF में मूव होगा ओवर हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन में। फिर नेक्स्ट जो अपना है हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन। हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन में क्या होगा? नॉन एज इसको कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। याद रखिएगा, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन को ही कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड बढ़ जाता है इसमें। कैसे होगा? इसमें जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड स्पेस है वो क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाला है वो किस में जा रहा है? इंट्रा में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो इंट्रा सेलुलर शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है। और कहाँ जाता है? और बॉडी कैविटी या बॉडी की जो पोटेंशियल स्पेस है वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो फ्लूइड में बढ़े हुए हैं, एक्यूमुलेशन हुआ है जिस फ्लूइड में, इस फ्लूइड में, इसमें क्या है? जो इलेक्ट्रोलाइट की जो है कंसंट्रेशन वो लो है और वाटर ज़्यादा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको वाटर इंटॉक्सिकेशन। और इसमें ये सीवियर कंडीशन में इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का हो जाता है डाइल्यूशन पूरा, तो इसको बोलते हैं ड्यू टू डाइल्यूशन। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है इम्बैलेंस, सीवियर इम्बैलेंस देखने को मिलता है, सीवियर इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू इंक्रीज वाटर। इलेक्ट्रोलाइट्स वैसे कम है जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उसकी वजह से, तो इसकी वजह से सीवियर इम्बैलेंस दिखेगा इलेक्ट्रोलाइट्स का ड्यू टू डाइल्यूशन। तो सुना होगा आपने डाइल्यूशन, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह टर्म सुनी होगी, वही रहता है। अब इसके कॉज क्या रह सकते हैं? वही किडनी डिजीज कॉजेज, किडनी डिजीजेज। ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिको स्टेरॉइड। ठीक है। और क्या कह सकते हैं? इनएडुकेट या अनकंट्रोल्ड आईवी थेरेपी। ठीक है। अनकंट्रोल्ड आईवी रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसकी ये किसके कॉज है? आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के। ठीक है। अब बात करता है हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन की कॉज, तो जाहिर सी बात है एक्सेसिव सोडियम, मैंने कहा था एक्सेसिव सोडियम इनटेक। ठीक है। टोन बढ़ जाएगी उसकी। रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन, और एक्सेसिव सोडा बाइकार्ब थेरेपी, या कह सकते हैं इन्फ्यूजन। उसकी वजह से कौन सा होगा? हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन। नेक्स्ट हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, उसके कॉज क्या क्या रहेंगे? लाइक वही अर्ली किडनी डिजीजेज और हार्ट फेलियर, और क्या कह सकते हैं अपन SIADH, ये कॉज रहेगा अपने हाइपो
टॉनिक, ओवर हाइड्रेशन, आपने देखा होगा SIADH में देखने को मिलता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन वगैरह। आपको जब ये डिजीज पढ़ोगे तब आपको याद आएगा कि ये कैसे दिख रहा है और क्या इसका सीन है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अगर बाई चांस कोई वुंड है, उसका इरिगेशन कर रहा है, इरिगेशन ऑफ वुंड, इरिगेशन ऑफ वुंड विद हाइपोटोनिक फ्लूइड, उसकी वजह से भी हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। इस वीडियो में हम ओनली फ्लूइड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपका पूरा हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस से इसी चेंजेस रहते हैं, कौन से सिस्टम में क्या सिम्टम्स देखते हैं। अब जो डेफिशिट हो रहा है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट, उसमें सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे, सिस्टम वाइज देखते हैं। तो CVS में क्या क्या दिखेगा, तो CVS में जब डेफिशिट है तो पल्स रेट बढ़ जाएगी, क्या होगा, इंक्रीज पल्स, ठीक है। 3D रहेगी पल्स, 3D पल्स, और साथ में जो पेरिफेरल्स पल्स है वो डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्स, और BP डिक्रीज जाएगा, लो BP रहेगा, और जो हैंड वेन और नेक की वेन है वो कैसी रहेगी, फ्लैट, फ्लैट हैंड एंड नेक वेन्स, ठीक है। और जो CVP प्रेशर, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है, CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर, वो कैसा रहेगा, डिक्रीज। किस में दिखता है ये, अपने डेफिशिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट में सिम्टम CVS के, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये सिम्टम दिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। इसमें इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, रेट बढ़ जाएगी, इसमें डेप्थ बढ़ जाएगी, और में भी देख सकता है अपने को डिज्निया, क्या देखने को मिलेगा, डिज्निया। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूरो मास्कुलर सिस्टम में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, लेथार्जी, क्योंकि वाटर नहीं है उसके अंदर तो सोडियम भी नहीं होगा, मे बी वो आइसोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक हो सकता है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो सोडियम की बात आते ही मान करिए सोडियम का सीधा कॉन्टेक्ट है अपने मेंटल जो एक्टिविटीज उससे है, तो वही लेथार्जी रहेगा, पेशेंट में भी कोमा में जा सकता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। फिर क्या देखेगा, स्केलेटल मसल्स वीकनेस, और क्या देखेगा, फीवर देखने को मिल सकता है इसमें, किसमें, न्यूरोमस्कुलर सिम्टम। और जो नेक्स्ट रहेगा अपना सिम्टम्स रिनल सिस्टम का, सिम्टम साइन सिम्टम देखने को मिला, वो रहेगा डिक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट है तो किडनी कंपनसेट करके जो आउटपुट को कम करके फ्लूइड का जो रिप्लेसमेंट अपने बॉडी में नीड है उसको फुलफिल करेगी। नेक्स्ट स्किन में क्या दिखेगा, स्किन में ड्राई स्किन दिखेगी, ठीक है, ड्राई स्किन रहेगी, और पुअर टर्गर रहेगा, टर्गर पुअर रहेगा, और साथ में जो माउथ है वो रहेगा ड्राई माउथ, ठीक है। ये हो गया अपना स्किन का। फिर देखते हैं GI में क्या सिम्टम देखें। GI में जो है मोर्टेलिटी है, GI मोर्टेलिटी वो हो जाएगी डिक्रीज मोर्टेलिटी, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज बोल साउंड एंड क्या दिखेगा, कॉन्स्टिपेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या दिखता है, कॉन्स्टिपेशन। आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कि भाई डिहाइड्रेशन में पानी पी, और डिहाइड्रेशन की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। अब और क्या दिखेगा उसमें, बॉडी वेट डिक्रीज होगा, डिहाइड्रेशन में बॉडी वेट डिक्रीज होगा। और ये तो अपने नॉर्मल साइलेंस सिम्टम देखे। अब बात करते हैं लैब वैल्यूज में क्या क्या दिखेगा। नॉर्मल सा एक सिंपली देखते हैं, तो इसमें जो ऑस्मोलैलिटी होगी, ऑस्मोलैलिटी वो बढ़ जाएगी, सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होगी, इंक्रीज। हीमोक्रिट क्या हो गए, हीमोक्राइट वो भी होगी इंक्रीज। ये ब्लड में पढ़ेंगे कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस रेस्पॉन्स से बढ़ रहा है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा, सोडियम लेवल वो भी बढ़ेगा, किसमें,
जो डेफिशिट हो रहा है उसकी वजह से। और मेन जो चीज़ दिखेगी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा और उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो अपने डेफिशिट के सिम्टम देखे। अब बात करते हैं हम जो रहेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के साइन एंड सिम्टम विद सिस्टम वाइज। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस तो क्या क्या दिखेगा इसमें, सीवीएस में देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बाउंडिंग पल्स रहेगी, कैसे रहेगी, बाउंडिंग पल्स। ठीक है, और इंक्रीज्ड पल्स रेट रहेगी। ठीक है, बीपी इंक्रीज रहेगी इसमें। ठीक है, और जो नेक वैन है, नेक की वैन वो रहेगी डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड नेक, नेक वेन्स। ठीक है, जो जुगुलर वेन डिस्टेंशन बोलते हैं वही वाला। और जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है, सीवीपी है, वो बढ़ा हुआ आएगा क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो प्रेशर भी बढ़ा हुआ आएगा। ये रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सिम्टम्स। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी के। तो रेस्पिरेटरी में जो रहेगी रेस्पिरेटरी रेट वो बढ़ी हुई रहेगी, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, मे बी डिस्निया हो सकता है, पेशेंट को डिस्निया दिखेगा। और जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की वजह से ऑस्कल्टेशन करेंगे जब पेशेंट का चेस्ट ऑस्कल्टेशन, तो उसमें दिखेगा क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रखा है तो उसकी वजह से क्रैकल साउंड दिखेंगे। मॉइस्ट क्रैकल, कौन से, मॉइस्ट क्रैकल साउंड आएगा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब देखेंगे ओवर हाइड्रेशन की वजह से। ठीक, अब रहता है नेक्स्ट अपना न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर। इसमें क्या रहेगा सिम्टम्स, अल्टर्ड एलओसी, लॉस ऑफ कॉन्शियस, या जो लेवल ऑफ कॉन्शियस है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रहेगा, थोड़ा बहका बहका सा रहेगा, वो रहेगा न्यूरोमस्कुलर में दिखेगा, वो भी ओवर हाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, इसमें भी स्केलेटल मसल्स की वीकनेस देखने को मिलेगी। और हेडेक, हेडेक रहेगा, हेडेक के साथ इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस रहेंगे। किसकी वजह से रह रहा है ये रह रहा है अपने फ्लूइड वॉल्यूम जो एक्सेस हो रहा है, ओवर हाइड्रेशन, उसकी वजह से सिम्टम दिख रहा है। अब बात करते हैं अपन रेनल सिस्टम की। तो रेनल सिस्टम में क्या दिखेगा हमारा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रखा है तो किडनी क्या करेगी, आउटपुट करेगी। अगर कब होगा आउटपुट, अगर किडनी वर्किंग है, इफ किडनी कंपनसेट कर रही है तो यूरिन आउटपुट बढ़े दिखेगा, लेकिन कंपनसेट नहीं कर रही है, किडनी डैमेज है तो यूरिन आउटपुट कम रहेगा। कब होगा, किडनी नॉट फंक्शनिंग या किडनी डैमेज्ड है तो जो आउटपुट है वो कम होगा और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस में यूरिन आउटपुट कम दिखेगा। कब दिखेगा, जब किडनी डैमेज हो तब आउटपुट में ये डिक्रीज हो रहा है। अगर किडनी प्रॉपर कंपनसेट कर रही है तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस में। ठीक है, स्किन कैसी होगी, स्किन देखे तो हम कैसी होगी, या तो पिटिंग एडिमा दिखेगा उसमें, कैसा, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रखा है, पिटिंग एडिमा दिखेगा। और पेल स्किन रहेगी और कूल रहेगी स्किन, कैसी रहेगी, कूल स्किन। ठीक है, अब जीआई की बात करते हैं तो जीआई में रहेगा, जीआई सिस्टम में इंक्रीज मोर्टेलिटी। तो मोर्टेलिटी इंक्रीज है तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरिया, डायरिया देखने को मिलेगा ओवर हाइड्रेशन में। ठीक है, बॉडी वेट बढ़ा हुआ दिखेगा, इंक्रीज बॉडी वेट। नेक्स्ट लीवर एनलार्जमेंट, लीवर एनलार्ज दिखेगा। और क्या होगा, असाइटिस, क्या होगा, असाइटिस। असाइटिस क्या रहता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियम कैविटी, वो दिखेगा ओवर हाइड्रेशन में दिखता है। और ओवर हाइड्रेशन किस कंडीशन से हो रहा है उस पर डिपेंड करता है क्यों दिख रहा है। ठीक है, अब लैब वैल्यू की बात करते हैं इसमें कि लैब वैल्यू में क्या क्या दिखेगा। तो सीरम ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, साथ में हेमोक्रिट डिक्रीज होंगे और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज होगा। साथ ही जो अपन बात करते हैं सीवियर सोडियम जो है लेवल बढ़ेगा। ठीक है, सोडियम लेवल इसमें बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, और जो सीरम सोडियम है वो कैसा होगा, सीरम सोडियम लेवल
बढ़ा हुआ आएगा, और जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वो रहेगी डिक्रीज। ठीक है, तो जो इंक्रीज में जो अपना फ्लूइड वाली एक्सेस हुआ उसकी वजह से जो यूरिन जा रहा है वो यूरिन की जो स्ट्रीम है वो बहुत तेज़ रहेगी, मतलब ज़्यादा स्पीड से रहेगा, क्योंकि डाइल्यूटेड रहेगा ना कि कंसनट्रेटेड यूरिन कब दिखता है, जब पेशेंट एक्सट्रीम डिहाइड्रेट हो रखा है तब दिखता है यूरिन जो ग्रेविटी है वो बढ़ी हुई रहती है। लेकिन अगर ओवर हाइड्रेशन हो रखा है तो उसमें दिखेगा यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज। ठीक है, ये तो इसके साइंस में बढ़ ली। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट आपने अगर सिम्टम्स पता है, नॉर्मल पता है, तो मैनेजमेंट कर सकते हो। वही अगर डेफिशिट है तो उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी, अगर एक्सेस है तो वही उसको फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन और डायूरेटिक्स। डेफिशिट में इनटेक बढ़ाएंगे अपन, सोडियम भी बढ़ाएंगे कि सोडियम की वजह से में भी को एक्सेस में अपन क्या डायूरेटिक्स दे रहे हैं। ठीक है, और टैपिंग वगैरह भी करते हैं कि अगर एसाइटिस हो रखा है। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक डायूरेटिक दे रहा है तो सेल में से ला के मतलब जो वसल्स में से उसको एक्सक्रीट आउट करेगा। ये रहता है मैनेजमेंट में अपना क्या रहता है, आईवी थेरेपी। आईवी थेरेपी कब देंगे, जब इसका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रखा हो और एक्सेस हो रखा है, तो उस टाइम अपन जो यूज़ करेंगे फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एंड डायूरेटिक्स। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में कि कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रह रहे हैं और कैसे इसका डिवाइडेशन है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पर। ठीक है, इसमें हम सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कवर करेंगे और आपको सारे चेंजेस बताएंगे कि किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी से या एक्सेस से किस बॉडी सिस्टम पे क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। Thanks for watching!